नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उड़ान भरने से 72 घंटे पहले हुई जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कार्गो विमान लेकर कुछ दिन पहले ही गए थे चीन। सभी पायलट मुंबई के रहने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। तो एयर इंडिया के 5 पायलट आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर। उड़ान भरने से 72 घंटे पहले जांच हुई जिसमें ये पायलट पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उड़ान भरने से 72 घंटे पहले इनकी जांच हुई जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कार्गो विमान लेकर कुछ दिन पहले ये पायलट चीन गए थे। इनकी जांच हुई और ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी पायलट मुंबई के रहने वाले हैं। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है। एक और युवक मिला है कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 हो गई है। गुजरात के अहमदाबाद से 4 तारीख को आया था युवक। जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र का पूरा मामला है। फर्रुखाबाद में कोरोना केस की संख्या 2 हुई है। अहमदाबाद से 4 तारीख को आया था युवक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो एक और युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। रायबरेली से खबर है जहां पर एक मरीज और कोरोना पॉजिटिव मिला है। पूर्व में पॉजिटिव पाए गए 2 युवकों का रिश्तेदार है मरीज। जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है। जिले में कुल मरीजों की संख्या 48 हुई है। तो रायबरेली में भी आपको बता दें कि एक और पॉजिटिव केस सामने आया है और कुल मिलाकर मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो अब 48 हो गई है। रायबरेली में 14 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या। एक मरीज और मिला है जो कोरोना पॉजिटिव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी अफसरों की टीम 11 के साथ बैठक की। यूपी सरकार 12 से 20 मई के बीच विशाल लोन मेला लाने जा रही है। इसके लिए कोई भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो सीएम योगी ने यहां पर यह फैसला किया है। योगी सरकार उद्यम लगाने वालों को हर तरह की मदद करेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उद्यमियों को लुभाने के लिए डिटेल कार्य योजना तैयार करें। यूपी को एमएसएमई हब बनाने में सीएम योगी जुटे हुए हैं। एमएसएमई और ओडीओपी सेक्टर की 90 लाख छोटी बड़ी यूनिटों पर भी सीएम योगी की नजर है। हर यूनिट में 90 लाख नए रोजगार पैदा करने का टारगेट है। बिजनेसमैन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए हर हाथ को रोजगार देने के महाअभियान में योगी सरकार जुटी हुई है। तो 12 से 20 मई के बीच में विशाल लोन मेला लगेगा। कोई भी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उद्यमियों को लुभाने के लिए डिटेल कार्य योजना इसमें तैयार होगी। उत्तर प्रदेश को एमएसएमई हब बनाने में सीएम योगी जुटे हुए हैं। यूपी सरकार का 90 लाख नए रोजगार पैदा करने का टारगेट है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत प्रताप सिंह ने। प्रवासी कामगार और श्रमिकों को जहां ओडीओपी लोन मेले लगाने जा रही 12 से 20 मई और लाखों मजदूरों कामगारों को रोजगार देने जा रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां भी बड़ी हो चुकी है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप लोग रोजगार देने जा रहे हैं, लोन मेले भी लगाने जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें विशेष रूप से रुचि ली है और जो भी लोग बाहर से माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं उनके लिए स्वरोजगार भी हो और हर हालत में उनकी जीविका का साधन बने, इस उद्देश्य से बहुत सी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है और हर स्तर पर यह कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को रोजी रोटी का सहारा मिले। और विशेष रूप से इसमें जो मुख्यमंत्री जी की बैठक होती है उसमें ख़ास तौर से इस पर बात पे फोकस भी दिया गया है। सर, दूसरी बात ये कि जो उद्यमी हैं एमएसएमई के तहत अब कहा जा रहा है कि 1000 का दिन होता है, अब 100 दिन के अंदर ही आप सिंगल विंडो के तहत उन्हें एनओसी दे देंगे और जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजित हो। मैंने कहा ना कि उनके लिए सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है कि उनकी जीविका का साधन बने
और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी मूव है, क्योंकि बाहर भी लोग इसीलिए जाते हैं कि रोज़ी रोटी कमाएं, जीविका का साधन उनके लिए हो। तो जब उत्तर प्रदेश में ही होगा तो ये एक अति उत्तम कार्य है जो काफ़ी लोगों के लिए प्लानिंग चल रही है। कानून में भी रिफॉर्म करने जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे, 15,000 रुपये तक दिया जाएगा उनको, अपने ही प्रदेश में वो रोजगार पाएंगे। श्रम विभाग का वो जो अध्यादेश का मैटर था वो तो समाचार पत्रों में भी आ रहा है बराबर। आप तैयारी तो अध्यादेश जी नहीं, अध्यादेश तो लाने के लिए कैबिनेट से उसका ओके हो चुका है, और जैसे ही उसकी बाकी प्रक्रिया पूरी होगी तो लागू हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए और लेबरों के हित में ये हर स्तर से इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक प्रयास है। सर, आखिरी सवाल आपके पास, चिकित्सा शिक्षा विभाग भी है, उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितना तैयार, क्योंकि जो माइग्रेट कामगार श्रमिक आ रहे हैं उसमें भी कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। देखिए, चिकित्सा शिक्षा विभाग में चाहे टेस्टिंग हो और चाहे व्यवस्था हो बेड्स की, हर स्तर पर अच्छा काम हुआ है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अभी तक 53,459 बेड आइडेंटिफाई कर दिए, जिसमें 25,000 बेड जो हैं वो मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा विभाग के तरफ से बताए गए। और साथ ही साथ जितने लैब्स थे, जब ये कोरोना प्रारंभ हुआ था तब मात्र एक लैब थी। आज उत्तर प्रदेश में हमारी क्षमता जो है लगभग 5500 की हो गई, और निकट भविष्य में मैं समझता हूँ कि ये करीब 6,500-7 हज़ार तो बहुत जल्दी हो जाएगी, एक हफ्ते में, और 31 मई तक ये क्षमता और भी बढ़ जाएगी। तो लगातार ये प्रयास हो रहा है कि इसकी क्षमता बढ़ाई जाए टेस्टिंग की, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोगों को। इकोनॉमी भी एक इशू है, जो कि आप जी, मंत्री भी हैं। इकोनॉमी इशू है, और उसके लिए लगातार स्टेप लिए भी गए हैं और आगे भी लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन मजदूरों को हम रोजगार भी देंगे, उद्योग भी लगाएंगे, और साथ ही इन्हें उत्तर प्रदेश में लोन के माध्यम से इन्हें स्वरोजगार भी दिया जाएगा। सरकार इसके लिए कमर कस चुकी है और चिकित्सा विभाग लगातार तैयार है। 54,000 से अधिक बेड तैयार हैं, लिहाजा सरकार ने हर वो कदम उठाना शुरू कर दिया है जो जरूरी था। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ अजीत। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ रंजना, हमारी संवाददाता सीधे जुड़ रही है। रंजना, सरकार ने पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, किस तरीके से काम करेगा और कैसे लोग इसका फायदा ले सकते हैं, बताइए जरा। देखिए अनुपम, जिस तरह से सरकार ने प्लानिंग की है पूरी उनकी टीम, सीएम की टीम 11 इस पे लगी हुई थी, और इस पे जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और एमएसएमई जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं, इन सभी को साथ में लेकर के, और छोटे छोटे उद्योग हर जिलों में उद्योग धंधों की तैयारी की गई है। इस तैयारी में जो वो श्रमिक, वो कामगार आएंगे जिनको रोजगार मिल सके, जो बाहर से आए हुए हैं, इसके लिए उन छोटे छोटे उद्योगपतियों के लिए भी सरकार ने जो ये सुविधा प्रदान की है कि 12 मई से 20 मई तक लोन मेला लगाएगी सरकार, उनको पैसे देगी, जो कि उनको एक सर्टेन अमाउंट जो है रिबेट दिया जाएगा, और उस तरह से उनको उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। जब वो लोग उद्योग लगाएंगे तो जो कामगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, और इसके लिए टारगेट फिक्स किया है लगभग 90 लाख रोजगार देने का। जो टीम 11 है जो पूरी तैयारी की है, वो 90 लाख रोजगार को लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो इतने बड़े लक्ष्य को लेकर के सरकार चल रही है, और जल्दी ही इस पे जो आगे की प्रक्रिया होगी उसका दिखाई देगा असर। और एक बार, क्योंकि 1000 दिन में कहा गया है कि आप ऑनलाइन उद्योग लगाने के लिए आप एनओसी पाइए, 1000 दिन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, प्रक्रिया जो है उद्योग लगाने की। तो इस तरह से देखा जाए तो जो इकोनॉमी अस्थिर हो गई थी कोरोना के चलते, उसको सुधारने का सरकार का एक प्रयास है। जो कामगार बाहर से आ रहे हैं उसको रोजगार देने का प्रयास है, और जो उद्योगपति हैं उनको एक तरह से उनका भी इकोनॉमी वो पटरी पर लाएंगे और उनकी भी स्थिति सुधरेगी। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि एक पूरा प्लान तैयार करके किस तरह से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए,
ताकि कि सुदृढ़ तरीके से राज्य जो कोरोना के चलते जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके और लोगों को अपने ही राज्य में रोजगार मिल सके। रंजना, जिस तरीके से 12 से 20 मई तक विशाल लोन मेला सरकार कर रही है, ऐसे में इस लोन मेले का फायदा उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो लोग उत्तर प्रदेश में बाहर से आ रहे हैं उन सारे लोगों को कैसे इस लोन मेले का लाभ मिलेगा? क्या सरकार का प्लान है, बताइए जरा। देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम सरकार ने लागू किया है और ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो इसलिए जो भी अप्लाई करेगा, जो सरकार ने जो क्राइटेरिया फिक्स किया है उसमें देखते हुए इसके तहत सरकार ने कई सारी चीज़ों में ढील दी है। श्रम कानून में जो ढील दी गई है उसको लेकर के, क्योंकि लेबर लॉ को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उद्योगपतियों के अगेंस्ट जा रही थी, उसमें भी सरकार ने संशोधन करके उद्योगपतियों को एक तरह से मदद की है। तो इस तरह से देखा जाए तो रोजगार क्रिएशन के लिए ये सब किया जा रहा है, किस तरह से रोजगार क्रिएट हो, रोजगार का निर्माण हो राज्य में। और इसके लिए उद्योगपति जो है बाहर को हो या राज्य के हो, वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो लोग अप्लाई करेंगे और एनओसी मिलने में जो ढील दी गई है, जो चीज़ें आसान की गई है, सिंगल विंडो सिस्टम किया गया है कि उसमें कई जगह आपको दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, एक खिड़की से आपको एनओसी मिल जाएगा। यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उस क्राइटेरिया को जब फिलअप करेंगे तो अपने आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे एनओसी के लिए। तो एक तरह से बहुत ही आसान हो जाएगा रास्ता। और जिस तरह से सरकार ने ये रास्ता तैयार किया है उस पर अगर उद्योगपति अपना उद्योग धंधे लगाते हैं तो लोगों को रोजगार जरूर ही मिलेगा, और रोजगार जब मिलेगा तो फिर जो श्रमिक आ रहे हैं बाहर से, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जाते थे, अब वो चीज़ें जो है यूपी में रह कर ही अपने घर में ही रह करके वो कमा पाएंगे। और अनुपम, इसके लिए बेसिक जो 15,000 रुपए की राशि भी उसमें है कि फिक्स किया गया है कि इतनी मिनिमम पैसे दिए जाएंगे उन कामगारों को। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की कि मिनिमम वेजेस जो 15,000 की राशि है वो अपना सुचारू रूप से जीवन उसमें शुरुआत कर सकेंगे फिर से, क्योंकि कोरोना के चलते जो तबाही एक तरह से मजदूरों के सामने आ गई है उससे उनको निजात मिलेगी। तो माना यह जा सकता है रंजना कि आने वाले वक्त में सरकार ने जो प्लान तैयार किया है हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ जो युवा हैं कहीं ना कहीं वो भी इसका फायदा लेकर के टेक्नोलॉजी के साथ अपने आइडियाज के साथ सरकार की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल अनुपम, सरकार के साथ वो लोग कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस जो लोन की टाइमिंग की शुरुआत तो 12 मई से 20 मई की गई है, लेकिन जो प्रक्रिया है 1000 दिन का जो टाइम रखा गया है वो एक अच्छा खासा फासला रखा गया है, क्योंकि उसमें जो है जो उद्योग धंधे जो भी लगाएंगे, छोटे छोटे उद्योग भी अगर लोग लगाते हैं तो उसमें वक्त लगेगा। और उसमें जो यंग जनरेशन है जो कि पढ़ी लिखी है और वो भी बाहर से आई हुई है, क्योंकि कोरोना के काल में सब जगह रोजगार रोजी रोटी का अकाल। बिल्कुल रंजना, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रंजना हमारी संवाददाता लखनऊ से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रही थी, और सरकार ने अब कमर कस ली है। सरकार लोगों को रोजगार मुहैया। कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मियों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स के हौसले टूटने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कई शहरों में हमले के मामले सामने आए हैं, तो मथुरा में पुलिस पर हमला हुआ है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कहीं पुलिस ने पीटा, कहीं पुलिस पर हमला। लॉकडाउन में दबंगों की सामने आई गुंडई। छूट का मतलब लॉकडाउन तोड़ना नहीं। लॉकडाउन का जहां एक और पुलिस सख्ती से पालन करा रही है, वहीं पुलिस और लोगों में झड़प के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा में राजस्थान से आने वाले प्रवासी मजदूरों ने बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में 2 दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इधर कानपुर के कल्याणपुर थाने के पनकी में दबंगों की दबंगई भी कैमरे में कैद हुई है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मामूली सी बात पर विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। दबंगों ने बीच सड़क पर ही युवक को बेरहमी से पीटा और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। उधर बागपत के हिलवाड़ी गांव में पुलिस से झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जमीनी विवाद को लेकर दबिश देने गए सिपाहियों ने हथियारों को हवा में लहराते हुए ग्रामीणों को खींचते हुए गाड़ी में डाला। युवक की पिटाई करने के बाद घसीटते हुए कैमरे में पुलिस कैद हुई है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस को हालात को नियंत्रण में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं बदायूं में पुलिस पर आरोप लगा है कि पुलिस ने एक वृद्ध की जमकर पिटाई की है और सड़क पर घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल पुलिस शक के आधार पर मृतक के बेटों को पकड़ने के लिए गाँव में गई हुई थी। अब पुलिस के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं।
और वो जवाब देने से बच रहे हैं। उधर मथुरा के कोसी कला के आर्य नगर में डॉक्टर दंपति के पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। सील होने के बाद में बड़ी संख्या में सब्जी वाले दिखाई दिए, जिसके बाद सब्जी बेचने वालों पर पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाई। इतना तो है कि लोग लॉकडाउन के बाद भी नियमों को तोड़ते नजर आ रहे हैं और कानून को हाथ में ले रहे हैं। न्यूज 18 के लिए मथुरा से नितिन, बदायूं से चितरंजन, कानपुर से श्याम, बागपत से शहजाद की रिपोर्ट। मिशन समुद्र सेतु के तहत आईएनएस जलस्व ने 698 भारतीयों को कोच्चि बंदरगाह पर सकुशल पहुंचा दिया है। केरल पहुंचे इन भारतीयों ने सरकार को शुक्रिया कहा। इंडियन नेवी के मुताबिक मालदीव से आने वाले भारतीय यात्रियों में 19 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय मजदूरों को लाने का बीड़ा उठाया है। इसमें हवाई सेवा के लिए मिशन वंदे भारत और जलस्व सेवा के लिए लाने के लिए मिशन जलस्व का नाम दिया गया है। तो कोच्चि बंदरगाह में आपको बता दें कि आईएनएस जलस्व पहुंचा है। 698 भारतीय सकुशल पहुंचे कोच्चि। मालदीव से आए हैं सभी भारतीय यात्री। यात्रियों में 19 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर उस वक्त माहौल कुछ भावुक हो गया जब मिशन वंदे भारत के तहत प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था एयर इंडिया की फ्लाइट से पहुंचा। कैसा रहा यात्रियों का अनुभव, देखिए हमारी रिपोर्ट। मिशन वंदे भारत के तहत विदेश में फंसे प्रवासी भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। लॉकडाउन में फंसे खाड़ी देश में रहने वाले 182 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान शनिवार को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतरा। इन सभी यात्रियों को अब 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन के लिए होटलों में बेड व्यवस्था की गई है और बाकी यात्रियों के लिए अमेठी यूनिवर्सिटी में व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी यात्रियों का स्वागत करता हूं। इसमें 180 व्यक्ति और 2 इन्फेंट्स, 2 बच्चे हैं जो कि इस विशेष वायुयान के द्वारा यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे मेडिकल प्रोटोकॉल और जो निर्धारित गाइडलाइंस और सरकार के जो जियोज हैं इसके अनुरूप सबकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जा रही है और सभी व्यक्तियों को जो हमारी पेड क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ है इसमें इन्हें रखा जाएगा। विदेशी धरती पर फंसे भारतीय अपने मिट्टी को छूते ही भावुक हो गए और अपने सरजमी पर आने पर उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार का आभार व्यक्त किया। मैं शारजा से आया हूँ। कितने दिन से फंसे थे वहाँ? मैं वहाँ 1.5-2 महीने से फंसा था। 28 तारीख को मेरी फ्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई थी। तब से मैं शारजा में ही फंसा हूँ। आज जाके कैसे कैसे करके हमारी फ्लाइट हुई है और आज मैं इंडिया में आके बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। कितनी मुश्किलें थी वहाँ पर शारजा में? कितनी दिक्कतें थी? वहाँ पे तो हमें कुछ दिक्कतें नहीं हुई है, बस एम्बेसी वगैरह जाने में थोड़ी दिक्कतें होती थी। बट मैं अपने इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत याद आती थी इंडिया की। कोई ऐसा दिन नहीं था कि ये कोरोना वायरस को लेकर हम लोग रोते नहीं थे कि पता नहीं अपने माँ बाप से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। हम लोग एक डर की जिंदगी हम लोग जी रहे थे, बहुत डर। मोदी जी को धन्यवाद देंगे। मैं मोदी जी को और योगी जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा किया। रोजी रोटी के लिए विदेश गए भारतीय जब अपने वतन लौटे तो बेहद खुश नजर आए। बहुत सारा मुश्किल है, पैसा नहीं है। मैं विजिट में गया था, वो अभी यहाँ से पैसा मंगा के खा रहे थे, वहाँ बुरी तरह से फंसे हुए थे। अभी फिर वापस कैसे भी चालू हुआ तो निकल गया, थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट। बहुत कठिन रही, पैसा नहीं था ना, और बहुत मुश्किल से आ पाए हैं। दुबई में क्या करते थे आप? अबे टूरिस्ट वीजा गए थे ना, टूरिस्ट वीजा गए थे और मतलब वहाँ काम नहीं मिल पाया। 2 महीना घूमना पड़ गया, पैसा नहीं था। जाहिर है अपनी मिट्टी, अपना घर और अपने वतन से बढ़कर कुछ नहीं। विदेश से लौटे यात्रियों के अनुभव तो यही बताते हैं। वंदे भारत के तहत केंद्र सरकार विदेशों में फंसे लोगों की वतन वापसी करा रही है। आज इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में शारजाह से एयर इंडिया के स्पेशल विमान के जरिए 182 लोग लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद एयरपोर्ट के भीतर ही उनकी पूरी तरीके से मेडिकल की चेकअप किया गया, कोरोना का टेस्ट किया गया और उसके बाद इन सभी यात्रियों को अब बाहर निकलकर बसों के जरिए क्वारंटीन किया जाएगा 14 दिनों के लिए। 14 दिनों की क्वारंटीन के लिए
इन लोगों को तमाम होटल्स और जो पेड क्वारंटीन सेंटर हैं वहां पर रखा जाएगा। जो लोग पेड क्वारंटीन नहीं लेंगे उनके लिए सरकार ने एमएटी में कॉलेज में एमएटी कॉलेज में व्यवस्था की है, जहां पर 14 दिन का क्वारंटाइन उन्हें किया जाएगा। 14 दिन के बाद इन सभी यात्रियों को उनके घरों को जाने की अनुमति दी जाएगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब आपको लेकर चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। नमस्कार, मैं नीलमणि साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से। क्या कोरोना वायरस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनकर हमारे साथ रह जाएगा या हमें इससे मुक्ति मिलेगी? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अर्पित त्रिवेदी बोल रहा हूँ उदयपुर से। क्या कोरोना वायरस का इलाज कभी नहीं निकलेगा? क्या इसका डर हमेशा यूं ही बना रहेगा? मैं अभिनव सौरभ, नई दिल्ली से। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि क्या HIV, इबोला, जीका, स्वाइन फ्लू की तरह कोरोना वायरस का खतरा हमेशा बना रहेगा? नमस्कार, मैं मानवता साहू, मेरी उम्र 22 साल है और मैं ग्वालियर से हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कोरोना वायरस अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है? क्या हमें इसके साथ जीवन यापन करने की आदत डालनी नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, कोरोना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और जैसे HIV है, जैसे H1N1 है, स्वाइन फ्लू है, जीका, इबोला वायरस है, विश्व में तरह तरह के और वायरसेस है, उस तरह कोरोना वायरस ह्यूमन रेस के साथ साथ रहेगा। इसका डर तब तक रहेगा जब तक इसकी क्यूरेटिव दवाई और वैक्सीन नहीं बन जाती और वैक्सीन की इम्यूनिटी पूरे विश्व के लोगों तक नहीं पहुंचती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।